वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसके ज्ञान चैनल। मैं कमल हंसपाल आपके लिए लेके आई हूँ 10th आईसीएसई फिजिक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टॉपिक। तो वेल स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता होगा कि जो बी एक्सरसाइज है उसमें क्या टॉपिक थे, ठीक है, उसमें किस चीज के बारे में बात करी गई है। जो बी पार्ट था उसमें बेसिकली था कि एक करंट कैरिंग वायर से हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता देखते थे, ठीक है। और वहां पे आपने पढ़ा होगा एक मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपने पढ़ लिया है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक मैग्नेट के जैसे इफेक्ट वहां पे सीन होते हैं, जैसे एक मैग्नेट के इफेक्ट होते हैं, सेम वैसे ही करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कॉयल से मैग्नेटिक इफेक्ट्स जो हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको पता होगा कि वहां पे आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी पढ़ा होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, रियल लाइंस नहीं होती, ठीक है। जब मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उस मैग्नेट से कंसीडर किया जाता है कि उसमें से कुछ लाइंस जो हैं वो निकलती हैं, फाइन। तो दूसरी बात, एक यहाँ पे और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक डेफिनेशन है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन है, इसका जो मीनिंग है वो इस पार्ट में भी आएगा। सो दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फ्लक्स को आपको देखना है ध्यान से कि ये क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो किसी भी सरफेस में, उस सरफेस में से कितनी लाइंस क्रॉस होती हैं, क्लियर है। इसमें से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 4 क्रॉस कर रही है ना, तो मैं बोलूंगी कि उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है, वो 4 होगा। और फ्लक्स को इस सिंबल से डिनोट करा जाता है, इसे 5 बोलते हैं, क्लियर है। तो अगर मैं कहूं कि नहीं जी इसमें से 10 लाइंस पास हो रही हैं, क्लियर है, तो उसका जो फाई की वैल्यू है वो 10 होगी, उसे मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, फाइन। एक तो ये चीज इसमें जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है फर्स्ट टॉपिक, उसका मीनिंग क्या है? EMI, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, एम मतलब मैग्नेटिज्म, आई मतलब इंडक्शन, ठीक है। अब इंडक्शन का मतलब होता है इंड्यूस होना। इंड्यूस का मतलब है जैसे कह लो कि प्रोड्यूस होना। लेकिन अगर कुछ प्रोड्यूस हो रहा है ना, खुद की नेचर नहीं है प्रोड्यूस करना, वो किसी के रीजन के किसी के इफेक्ट के अंडर प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन प्रोड्यूस क्या कर रहा है? प्रोडक्शन किसकी हो रही है? प्रोडक्शन हो रही है बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। इस टर्म को थोड़ा ध्यान से समझना, क्या कह रही हूं मैं। आई का मतलब है इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड का अगर मैं आपको अदर मीनिंग बताऊं तो वो है प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो प्रोड्यूस्ड लिख देते, प्रोड्यूस्ड क्यों नहीं लिखा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोडक्शन लिख देते, वो क्यों नहीं लिखा? प्रोड्यूस्ड टर्म तब बोलते हैं जब किसी भी कंडक्टर, किसी भी कॉइल, अगर इनकी प्रॉपर्टी है खुद करंट को प्रोड्यूस करने की, तो मैंने वहां पे प्रोडक्शन टर्म ही यूज करनी थी। लेकिन किसी भी कॉइल या किसी भी वायर में खुद करंट प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी नहीं होती, वो खुद अपनी कॉइल में प्रोडक्शन नहीं कर सकता। वो क्या करता है? वो किसी के इफेक्ट के अंडर आके ये काम करता है, मतलब करंट को इंड्यूस करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। अगर किसी के इफेक्ट में आके, तो उसको मैं प्रोडक्शन ना बोल के मैं उसको इंडक्शन बोलूंगी। होप के क्लियर है? ठीक है, दो जिनको मैंने सर्कल लगाए हैं, दो वर्ड्स को, वो क्लियर है? क्या हुआ? आय का मतलब है इंडक्शन, ठीक है, इंड्यूस होना, इंड्यूस मतलब प्रोड्यूस होना। क्या प्रोड्यूस हुआ? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई, क्लियर है। किसके रीजन? कोई ना कोई रीजन तो होगा, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि उसका खुद की नेचर नहीं होती, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तो वो किसके रीजन के कारण वो ये काम करता है? अपनी तो उसकी खुद की नेचर है ही नहीं, वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स के कारण, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स के कारण ये काम करता है। तो दैट्स व्हाई इस टर्म का नाम रख दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। होप के बाद आपको क्लियर है, ठीक है। दूसरी बात ये कि एक बात यहाँ पे और ऐड करवाना चाहूंगी
कि ये चीज तो पता, जैसे बी जो पार्ट था उसमें आपने करा, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रिसिटी थी उसके रीजन, ठीक है, अगर ये होगा तो ये चीज प्रोड्यूस होगी, ऐसे ही है, अगर इलेक्ट्रिसिटी होगी, ठीक है, करंट कैरिंग वायर में से, कॉयल में से करंट पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। लेकिन अब जो सी है उसमें क्या पढ़ना है आपने, उसमें पढ़ना है आपने उल्टा इसका, क्या मैग्नेटिक इफेक्ट्स होंगे, नंबर 1 नहीं डाल देते हैं वहां पे, वो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, अगर मैग्नेटिक इफेक्ट्स होंगे, मैग्नेटिक फील्ड होगा तो क्या होगा, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, ठीक है, रिवर्स आ जाओ, इससे रिवर्स आ जाओ, क्या होगा बोलो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, तो क्या होगा इससे, ठीक है, करंट कैरिंग वायर से क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, मतलब करंट प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस ना बोल के क्या बोलूंगी, करंट इंड्यूस होगा। आई बात समझ में। एक चीज और, जितनी मैंने बोली है इतनी काफी नहीं है, एक चीज आपको और ऐड करनी होगी, वो क्या चीज ऐड करनी है, एक चीज और ऐड कर दो, वो चीज ये कि जब भी वहां पे ये जो मैं मैग्नेटिक फील्ड बोल रही हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड मतलब सरफेस में से पास होने वाली लाइन, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, फाइन, मतलब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में बरकरार रहता है चेंज तब ही इंडक्शन होगी, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में, ठीक है, फील्ड नहीं लिखो यहाँ पे, फ्लक्स लिखो, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं रहता, कहने का मतलब फ्लक्स का मैंने मतलब बताया कि किसी सरफेस में से 4 लाइंस क्रॉस कर रही है, ठीक है, अगर अगर नेक्स्ट टाइम 5 लाइंस क्रॉस करती हैं तो क्या हुआ, फ्लक्स में चेंज आया, अगर फ्लक्स में चेंज आया कहने का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा कहने का मतलब क्या चीज इंड्यूस हो गई, करंट इंड्यूस हो गया। थोड़े टाइम के लिए सोच लो कि फ्लक्स 5 की 5 रही, मतलब किसी सरफेस में से 5 लाइंस क्रॉस कर रही हैं, चेंज नहीं आ रहा, अगर चेंज नहीं आ रहा तो कहने का मतलब वहां पे करंट की इंडक्शन नहीं होगी, ठीक है। फिर आप कुछ ऐसा करो कि फ्लक्स चेंज हो जाए, सपोज करो 6 कर दो, तब भी चेंज दिखेगा, थोड़े टाइम के लिए रुक जाओ, 6 का 6 रहने दो, तब भी चेंज नहीं होगा। अब थोड़ा ऐसे करो कि उसकी फ्लक्स कम कर दो, किसी ना किसी रीजन से, वो कैसे बढ़ाएंगे कैसे कम करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। फिर कम कर दी, जब कम कर दी तो क्या हुआ, आपकी फ्लक्स फिर चेंज हो गई, फ्लक्स चेंज होने से आपका जो इंडक्शन है वो होगी, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे मैं आपको इसको नोट कर लो, आई एम गोइंग टू इरेज। ओवरऑल मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस पार्ट में आप पढ़ने वाले हो कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में कॉन्टिन्यूसली चेंज आता रहता है तो वहां पे जो करंट की प्रोडक्शन है उसको हम बोलेंगे कि करंट की क्या हो गई, वहां पे इंडक्शन हो गई। क्लियर है, तो ये आप बेसिकली यहाँ पे पढ़ोगे। अगर आपको मेरी बात थोड़ी कम समझ लगी है, थोड़ी मतलब थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो आप वीडियो को यहाँ पे रोको और जितना मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया है उस कॉन्सेप्ट को दोबारा दोबारा आप रीप्ले करके सुनो, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आगे चलो, ठीक है। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू रीड द डेफिनेशन, जैसे यहाँ पे देखो, ये आप अपनी सेल्फ नॉलेज के लिए रीड कर देना, ठीक है। यहाँ पे वेन एवर देयर इज अ चेंज, चेंज का मतलब मैंने आपको पिछली स्लाइड पे बता दिया मैंने कि वेन एवर देयर इज अ चेंज इन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैं मैग्नेटिक फ्लक्स कह रही हूँ। आई बात समझ में, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 4 की 5 हो गई, ठीक है, तो क्या हुआ, चेंज हुआ। क्लियर है, an electromotive force is developed between the ends of the conductor, electromotive force का मतलब है करंट ही होना, मतलब आपको पता है कि जो करंट है, ठीक है,
उसकी प्रोडक्शन का कारण कौन होता है? ईएमएफ होता है। ये आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। इज डेवलप, मैं आपको बोल रही हूँ कि करंट इंड्यूस होगा, मतलब करंट का कारण कौन है? ईएमएफ, कहने का मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगी, ठीक है। इज डेवलप्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर विच लास्ट एज लॉन्ग एज देयर इज चेंज इन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मेरी पिछली एग्जांपल में अगर मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स 4 की 5 करी, तब मैंने आपको बताया कि अगर वहां पे चेंज बना रहेगा 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, अगर चेंज होता रहेगा तो वहां पे जो आपकी इंडक्शन हुई है, यानी कि जो ईएमएफ कह लो या करंट कह लो, जो इंड्यूस या प्रोड्यूस हुआ है, वो आपका बना रहेगा। अगर आपकी फ्लक्स 7 पे आके रुक जाती है तो वो जो इंडक्शन हुई थी, करंट की कह लो चाहे ईएमएफ की कह लो, वो रुक जाएगी। क्लियर है? तो वो कह रहे हैं इज डेवलप्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर विच लास्ट एज लॉन्ग एज, कब तक टिकी रहती है, कब तक रहती है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कब तक टिकी रहती है? लास्ट एज लॉन्ग एज, जब तक देयर इज चेंज, जब तक वहां पे चेंज बना रहता है इन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। होप कि आपको क्लियर है। डेमोन्स्ट्रेशन द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी डेफिनेशन दी हुई है। तो जैसे प्रीवियस पार्ट में यू नो वेरी वेल दैट दिस इज अ सोलेनॉइड, फाइन। The solenoid is wrapped on a paper or wooden cylinder, fine, and this is galvanometer. What does the galvanometer shows? Galvanometer tells the presence of electricity. It tells whether the electricity passes from the coil or not, ठीक है। ये अगर यहाँ पे ये जो नीडल लगी है, अगर ये डिफ्लेक्ट नहीं होती, घूमती नहीं है, तो कहने का मतलब देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। अगर ये घूमगी तो ये बताती है कि यस यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, फाइन। तो यही तो हमने देखना है कि इलेक्ट्रिसिटी पास करती है कि नहीं करती है, कि नहीं करती है, किसके कारण? मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण। वो हम अभी यहाँ पे 5 डायग्राम्स हैं, यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से देखो। आई ऑलरेडी explained you in previous example, but here in these 5 diagrams it is also explained to you. So just check, this is a magnet, fine। ये मैग्नेट है, ठीक है। मैग्नेट क्या प्रोड्यूस करेगी, बोलना जरा। मैग्नेटिक क्या प्रोड्यूस करेगी? मैग्नेट प्रोड्यूस करेगी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसमें से निकलने वाली लाइंस, इसमें से लाइंस निकलती हैं, क्लियर है। और यहाँ पे लिखा है कि v की वैल्यू 0 है। v मतलब ये स्टेशनरी है, देखो ये रुकी हुई है। तो सपोज करो कुछ, ये देखो ये दूर होने की वजह से कुछ लाइंस तो इधर उधर बिखर गई, लेकिन कुछ जो है, जैसे ये कुछ जो है इसमें से पास करी है ना। तो जितनी देर ये मैग्नेट यहाँ पे रहेगी तो उतनी लाइंस ही, 2 लाइंस इसमें से क्रॉस कर रही है तो 2 ही करेंगी, ज्यादा थोड़ी करेंगी। तो अगर 2 ही करेंगी तो आप ध्यान से देखो कि आपका गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, ठीक है। आपकी नीडल ऐसे स्ट्रेट है, नहीं ना कर रहा। लेकिन इसमें देखो कि आपकी जो मैग्नेट है, ठीक है, उसको यहाँ पे वेलोसिटी v से मूव करवाया है। कहने का मतलब पहले वो यहाँ पे थी, अब मूव करके वो आगे आ गई। तब यहाँ पे देखो इस वायर में देखो ये करंट शो हो रहा है, फाइन। हुआ क्या कि इसके रीजन से इसमें क्या प्रोड्यूस हुआ, इसके रीजन से इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। आप ध्यान से देखो, आपने पीछे भी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी तब प्रोड्यूस होती है अगर आप वहां पे बैटरी सेल वगैरह लगाते हो। तो बोलो इसमें कोई बैटरी सेल लगाया? नहीं लगाया। गैल्वेनोमीटर लगाया था चेक करने के लिए, गैल्वेनोमीटर ने बता दिया कि उसमें से करंट नहीं पास हो रहा, क्लियर है। दूसरी डायग्राम में आ जाओ, हो सकता है इसमें उन्होंने सेल बैटरी लगाई हो, देखो लगाई है? नहीं लगाई। क्या लगाया? सिर्फ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है कि नहीं हो रही है। अरे सेल भी नहीं लगाया, बैटरी भी नहीं लगाई, लेकिन फिर भी उसमें से
फिर भी उसमें से क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पास हुई। क्यों हुई, उसका रीजन क्या है, ये जो मैग्नेट थी उसको सिर्फ इसके पास नहीं रखा, क्या किया, उसके मोशन को चेंज कर रहे हैं, पास 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 लेके आ रहे हैं। मतलब पहले 2 लाइंस क्रॉस कर रही थी, फिर धीरे धीरे 3, फिर 4, फिर 5, फाइन। तो क्या हुआ, इसमें से मैक्सिमम लाइंस क्रॉस करी, मतलब चेंज हो रहा है, मीन टू से, है ना, चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे भी चेंज आया। अब यहाँ पे इसने आके ना रोक दिया, ये देखो v फिर 0 कर दिया, v मतलब वेलोसिटी फिर 0 कर दिया, उसकी जो डिफ्लेक्शन थी वो फिर रुक गई, फिर इसको ना पीछे को लेके जा रहा है, ये देखो। तो फिर क्या हुआ, फिर करंट प्रोड्यूस हुआ, लेकिन जिस डायरेक्शन में पहले हुआ था अब उससे उल्टी डायरेक्शन में होगा। ये चीज आपने पिछली एक्सरसाइज में सीखी होगी कि कहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप होना है, कहाँ पे साउथ पोल डेवलप होना है जब करंट पास होता था, है ना। जैसे ये देखो, यहाँ पे इस कॉइल में ना, इस कॉइल में से करंट ऊपर से पास हो रहा है, ऐसे ऐसे घूम के आ रहा है ना। तो जो भी बंदा इधर होगा उसको ये करंट कैसे लग रहा है, ध्यान से देखो, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। जिसको करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा उस साइड कौन सा पोल डेवलप होगा, नॉर्थ पोल डेवलप होगा। यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप होगा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से करंट, कहने का मतलब जिस जने को लगता है इस साइड पे जो बंदा है उसको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है करंट, इस साइड पे जो है उसको क्लॉकवाइज दिख रहा है करंट। जिसको क्लॉकवाइज दिख रहा है उस साइड साउथ पोल डेवलप होगा। इस बात में, इस चीज के बारे में आपने पिछले पार्ट में पढ़ लिया है, लेकिन आगे फिर पढ़ा जाएगा कि क्यों 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 यहाँ पे करंट एंटी जाता है, उसका कारण क्या है, क्यों एंटी जाता है, उसका कारण क्या है। ठीक है, यहाँ पे स्टार बना लो, इस चीज के बारे में मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। क्लियर है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मतलब यहाँ आपने यहाँ पे सिर्फ इतनी चीज याद रखनी है इस पेज में से कि अगर पास आने से करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पे दूर जाने से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। फिर आगे जाके लिंक करवाऊंगी मैं। फिर पास आया, फिर करंट की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स। अब पता क्या किया है, अब यहाँ पे साउथ पोल कर दिया है, अब यहाँ पे साउथ पोल कर दिया, साउथ पोल को उसकी तरफ लेके आ रहा है। देखो जरा, यहाँ पे नॉर्थ पोल को उस साइड पे लेके आ रहा है ना। ठीक है, तो करंट अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ, यहाँ पे साउथ पोल को उस तरफ लेके आ रहा है, करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ध्यान रखना आप कि अगर नॉर्थ पोल इस कॉइल के पास आ रहा है तो वहां पे नॉर्थ पोल डेवलप होगा, फाइन। अगर साउथ पोल इसके पास आ रहा है तो वहां पे साउथ पोल डेवलप होगा। उसका कारण लेंज रूल है, आगे उसमें बताया जाएगा। दूर जाने से अपोजिट पोल डेवलप हो जाता है। ठीक है, रुकने से तो जो भी पोल होगा पहले इससे प्रीवियस वो वही रहेगा। ठीक है, तो होप आपको ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे लिखा है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्सपेरिमेंट, वाइंड एंड इंसुलेटेड कॉपर वायर इन फॉर्म ऑफ स्पाइरल ऑन पेपर और वुडन सिलेंडर सो एज टू फॉर्म अ कॉइल इन द फॉर्म ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, कनेक्ट अ सेंटर 0 गैल्वेनोमीटर G बिटवीन टू एंड्स ऑफ सोलेनॉइड। आपको एक 0 गैल्वेनोमीटर G जो है वो कनेक्ट करना है। देन प्लेस अ मैग्नेट NS। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ठीक है, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत डिटेल में, डेप्थ में मैंने आपको ये पढ़ा दिया है, आपको ये समझा दिया है। आप इसको, बहुत इजी है ये लैंग्वेज, आप इसको पढ़ के देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ऑब्जर्वेशन में देखो, यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि क्या क्या लिया है, मैग्नेट कैसे रखी है, ये जो वायर है ये कॉपर की वायर है, वाइंड किया गया है, ये बेसिक सी चीजें यहाँ पे बताई हुई हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ये जो जितने भी केस होंगे उनके बारे में बताया है। जैसे फर्स्ट जो है वो v इज इक्वल टू 0, मतलब जो आपकी, ये जो दूसरा केस है इसमें बताया गया है कि व्हेन द मैग्नेट विद नॉर्थ पोल फेसिंग सोलेनॉइड इज मूव्ड टुवर्ड्स इट। ठीक है, जो नॉर्थ पोल है उसको किसकी तरफ मूव करवाया है, मूव्ड टुवर्ड्स इट, कॉइल की तरफ। ठीक है, the galvanometer shows that deflection towards right, showing that current flows in solenoid in direction B to A as shown in figure। मतलब यहाँ पे B to A क्यों जा रहा है, A to B क्यों जा रहा है, उसका रीजन हम आगे बताएंगे आपको।
लेकिन आपको ओवरऑल ये देखना है कि अगर नॉर्थ पोल को उस साइड लेके जाने से करंट जिस डायरेक्शन में जाएगा, अगर आप उल्टी डायरेक्शन में लेके जाते हो तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। फाइन। दूसरी चीज आपको यहाँ पे ये देखनी है कि अगर आप अपने मैग्नेट को रोक देते हो तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती। फाइन। अगर मूव करवाते हो तो डिफ्लेक्शन शो होती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट में बताया है as motion of magnet is stopped। ठीक है, वही चीज this shows that current in solenoid flows as long as magnet remains moving। मतलब तब तक सोलेनॉइड मतलब जो वायर थी, ठीक है, उसमें से करंट फ्लो करेगा जब तक क्या होता है, जब तक वहां पे चेंज बना रहता है, एज लॉन्ग एज द मैग्नेट रिमेन्स मूविंग। जब तक मैग्नेट मूव करती रहती है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होती रहती है। कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती रहती हैं। If the magnet is moved away from the solenoid, दूर लेके जाओ, पॉइंटर ऑफ गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। पहले राइट की तरफ हुई थी, यस, ये देखो अब किसकी तरफ होगी, अब लेफ्ट। ठीक है। शोइंग दैट करंट इन सोलेनॉइड फ्लोज अगेन। दोबारा फिर करंट, पहले स्टॉप हो गया था, दोबारा फिर फ्लो करेगा, बट नाउ इन अपोजिट डायरेक्शन। पहले बी टू ए डायरेक्शन था, अब कौन सी डायरेक्शन, ए टू बी। ठीक है। इफ द करंट इज मूव्ड अवे रैपिडली, ठीक है, दूर लेके जाओ और दूर लेके जाओ, डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर इंक्रीजेस। ठीक है। ऑल्दो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन रिमेन्स सेम, करंट की डायरेक्शन सेम रहती है, इट शोज दैट नाउ मोर करंट फ्लो। ये बताती है कि ज्यादा और ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर है। तो ऐसे जो 6th पॉइंट है इसको भी आप पढ़ो। ठीक है। तो इसकी जो कंक्लूजन है वो क्या मिली, एग्जैक्टली सिमिलर ऑब्जर्वेशंस आर मेड इन गैल्वेनोमीटर इफ मैग्नेट इज केप्ट स्टेशनरी एंड द सोलेनॉइड इज मूव्ड। ठीक है, ध्यान से देखना कि अगर आप मैग्नेट को वहीं पे रख दो, जो आपका सोलेनॉइड था ना, उसको मूव कराओ, उसको स्टॉप कराओ, उसको पीछे की तरफ ले जाओ, सारा मतलब मैग्नेट को मत हिलाओ, है ना, किसको हिलाओ, आप अपनी सोलेनॉइड को हिलाओ, कहता सारा कुछ सेम वैसे ही इफेक्ट आपको सीन होगा। कंक्लूजन हमें ये मिली, ध्यान से सुनना, करंट फ्लोज इन द कॉइल, करंट सिर्फ तब ही फ्लो करेगा ओनली व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। जहां तो मैग्नेट मूव करे, मैग्नेट के रिस्पेक्टिव कॉइल मूव करे, जहां कॉइल के रिस्पेक्टिव मैग्नेट मूव करे, दोनों में से एक। डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड। ठीक है, मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया कि अगर आप करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते हो, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, मोशन इज रिवर्स्ड, है ना। डायरेक्शन ऑफ मोशन हमने रिवर्स करवाई ना, जब मैग्नेट को आगे की तरफ लेके जा रहे थे, नेक्स्ट टाइम पीछे की तरफ लेके जा रहे थे, बी टू ए से होने की बजाय वो ए टू बी हो गया। क्लियर है। दो कंक्लूजन्स पता लग गई। थर्ड कंक्लूजन देखो, करंट इन द कॉइल इज इंक्रीज। करंट आप कब इंक्रीज कर सकते हो, बाय द रैपिड मोशन ऑफ मैग्नेट। फास्ट मैग्नेट को या कॉइल को मूव करवाओ, ठीक है, तो जो आपका करंट है वो भी इंक्रीज होगा। by the use of strong magnet strong ले लो, by increasing the area of cross section of the coil। जो आपकी सोलेनॉइड थी उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा ले लो। क्लियर है। ठीक है, उसकी नंबर ऑफ टर्न्स बड़ी ले लो, by increasing the area of cross section of the coil and by increasing number of turns। ठीक है, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है इनको बढ़ा दो। क्लियर है। ये जो आपके नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जहां इनको बड़ा कर दो, जहां ये जो साइज जो है उसका ये जो एरिया है, ठीक है, वो बड़ा कर दो। क्लियर है। तो नेक्स्ट है फैराडेज एक्सप्लेनेशन। तो जो भी आपने पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा है, फैराडे ने उस चीज को एक्सप्लेन करा है बातों में, डायग्राम में, एक्सप्लेनेशन में। ये जो रिटन कंटेंट लिखा है इसमें मैंने आपको सारी चीज समझा दी हुई है कि बेसिकली मेन फंडा है क्या। उस चीज को फैराडे अब अपनी एक्सप्लेनेशन में कैसे एक्सप्लेन करता है, आओ देखते हैं। When there is no relative motion between magnet and coil, मैग्नेट एंड कॉइल में कोई मोशन जब नहीं था पीछे। कॉइल किसको कहा है, जिसके साथ गैल्वेनोमीटर अटैच थी। मैग्नेट किसको कहा है, यहाँ पे इस साइड जो मैग्नेट थी। तो कहते हैं अगर उसमें नो रिलेटिव मोशन मतलब उसमें उन दोनों में आप ऐसे भी कह सकते हो डिस्टेंस बढ़ता या कम नहीं होता, है ना, तब भी वो रेस्ट पे होंगे।
दोनों में से एक जना रेस्ट पे होगा, एक जना ही मूव करता है ना, तब भी हम कहेंगे कि वो रिलेटिव मोशन में है, ठीक है। when there is no relative motion between the magnet and coil, total number of magnetic field lines of magnet passing through the coil, ठीक है, the passing through the coil remains constant। क्या constant रहता है, क्या constant रहता है, ये जो ब्रैकेट में लिखा है उसने बोला है मैग्नेटिक फ्लक्स जो constant रहती है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कह लो, चाहे टोटल नंबर, चाहे कह लो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चाहे कह लो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो बदलती नहीं है। अगर 4 क्रॉस करनी है तो 4 ही क्रॉस करी जाती हैं, 4 ही क्रॉस करी जाती हैं, 4 ही क्रॉस करी जाती हैं। हम क्या बोलेंगे कि रिमेन्स कांस्टेंट। आई बात समझ में, क्या कांस्टेंट, फ्लक्स कांस्टेंट, याद रखो, की पॉइंट है ये, ठीक है, याद रखो इसे। Therefore, no EMF is induced, मतलब करंट की प्रोडक्शन, इंडक्शन नहीं ना होनी। अगर करंट की इंडक्शन नहीं होनी तो करंट को इंड्यूस कौन करता है, EMF, मतलब EMF की इंडक्शन नहीं हुई इन द कॉइल एंड नो करंट फ्लोस इन इट। होप के क्लियर है। When there is relative motion, अब relative motion है, ठीक है, किसमें, बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, यस हुआ। फॉर एग्जाम्पल द कॉइल इज मूव्ड टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल की तरफ, ये आपके पास अब कॉइल है, ये कॉइल है, उसको किसकी तरफ मूव करवाओ, नॉर्थ पोल की तरफ। फॉर एग्जाम्पल इन फिगर 10.30 कॉइल इज मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, सो द मैग्नेटिक फ्लक्स टू द कॉइल इंक्रीजेस। आप खुद सोचो, इन दोनों में डिस्टेंस कम हो रहा है, पहले जितनी लाइन क्रॉस कर रही थी पास आने पे ज्यादा करेंगी, ठीक है। सिमिलरली इफ द कॉइल इज मूव्ड अवे फ्रॉम द नॉर्थ, अगर उससे दूर लेके जाते हो, अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, नॉर्थ पोल से अवे लेके जाते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है। इंक्रीज होने से भी प्रोडक्शन होती है, डिक्रीज होने से भी प्रोडक्शन होती है। ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, EMF की इंडक्शन होती है इन द कॉइल, इंड्यूस्ड EMF कॉजेस, इंड्यूस्ड EMF ही करती है करंट टू फ्लो, इंड्यूस्ड EMF causes a current to flow in the coil if the circuit of the coil is closed। अगर सर्किट जो है वो क्लोज्ड है, मतलब क्लोज्ड इन द सेंस ऐसे ना हो गैल्वेनोमीटर लगा है बस ऐसे, मतलब क्लोज्ड इन द सेंस में है, तभी सर्किट कंप्लीट होता है, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फिनोमिनन इन विच एन EMF इज इंड्यूस्ड। यस, EMF इंड्यूस हुई थी इन द कॉइल, कब हुई थी, if there is change in the magnetic flux linked with the coil। This is very important definition of electromagnetic induction। In electromagnetic induction the mechanical energy spent, that is work done, जो भी काम होता है ना, चाहे आप कॉइल को मूव करवा दो, ठीक है, चाहे आप कॉइल को मूव करा दो, चाहे मैग्नेट को मूव करा दो, जब भी आप मूव करवाते हो इनको इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैकेनिकल एनर्जी स्पेंट, आपको पता है कि कोई चीज, कोई मशीन चलती है तो हम क्या बोलते होते थे कि मैकेनिकल एनर्जी स्पेंड हुई है, ठीक है। चाहे कोई भी काम हुआ है, ये मैग्नेट को चाहे मूव कराने का काम है, चाहे कॉइल को मूव करवाने का काम है, तो असल में हुआ क्या है, एनर्जी स्पेंड हुई है, ठीक है। तो वो जो एनर्जी थी वो कौन सी थी, मैकेनिकल एनर्जी। फाइन, उस एनर्जी ने किया क्या, उस एनर्जी ने वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि किसी दोनों में से किसी एक चीज को मूव कराने से, मतलब मैकेनिकल एनर्जी वो ट्रांसफर हो गई किसमें, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आई बात समझ में। अब ये जो आपका फेराडे ने पीछे एक्सप्लेनेशन दी है ना, उसने उनको अपने लॉज बना लिया, ठीक है, समझते हो। तो ये चीज फिर से इंपॉर्टेंट है कि जो फेराडे के लॉ हैं वो क्या क्या है। पहला, whenever there is change in magnetic flux linked with the coil and EMF is induced, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइंस, आपको एज सच इनको
एज सच आपको इनको पढ़ना है, आपको अपने जहन में, अपने माइंड में रखना है कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, क्लियर है, क्या इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुई, पक्की कर लो ये बात, पक्की कर लो, ये फैराडे का फर्स्ट लॉ था। पहले बहुत लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन दी, एक्सपेरिमेंट हुए, है ना, सारा कुछ, अब उसको एक लॉ में डाल दिया गया है, क्या कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हुआ, चेंज, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इसमें क्या हुआ, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या होगा, ईएमएफ क्या होगी, इंड्यूस होगी। ठीक है जी, फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना हो ये कि जो भी आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब शायद आपको पता होगा, रेट होता है स्पीड, ठीक है, रेट होता है स्पीड, किसकी स्पीड पूछ रहे हैं ये, स्पीड ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स फटाफट से चेंज होती है, जल्दी जल्दी से चेंज हो रही है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो भी ज्यादा होगी। अगर जो स्पीड है मतलब धीरे धीरे चेंज आ रहा है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होनी है वो भी कम होनी है। तो सेकेंड लॉ क्या हो गया कि जो ईएमएफ है ये डायरेक्टली रिलेशन हो गया, तो क्या हुआ, ईएमएफ जो इंड्यूस हुई वो डायरेक्टली रिलेशन है, डायरेक्टली रिलेटेड टू किसके, इसके फ्लक्स के, नहीं फ्लक्स के नहीं, किसके, चेंज हुआ किसके, किसके चेंज के, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। ठीक है, ये उसका सेकेंड लॉ बन गया। इफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज एट कांस्टेंट रेट अ स्टेडी ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। अगर ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि सपोज करो कि हर बार 2 लाइंस का फर्क पड़ रहा है, ठीक है, हर बार 2 लाइंस के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है चेंज, है ना। तो कहने का मतलब पहले 2 लाइंस, फिर 4, फिर 6, चेंज कितने का है, 2 का, चेंज कितने का है, 2 का, चेंज कितने का है, 2 का, चेंज कितने का है, 2 का। अगर सेम चेंज आता है ना, कहता कि एक स्टेडी मतलब एक जैसी, ना बढ़ने वाली ना कम होने वाली, एक लेवल की ईएमएफ इंड्यूस होती है। लेकिन अगर 2 से 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 18, देखना इसमें कितने का चेंज है, इसमें 2 का, इसमें 4 का, इसमें हम इंक्रीज कर दें, इसमें हम कर देते हैं, तो यहाँ पे हम 14 का कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम 22 का कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पे हर बार जो चेंज आ रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, तो तब जो आपका है उतनी स्पीड से ईएमएफ इंड्यूस होगी, लेकिन कांस्टेंट जब होगा तो स्टेडी करंट पास होगा, ठीक है, ये उसका सेकंड लॉ था। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। जैसे आपने अभी ऊपर करा इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये किसको इंड्यूस करती है, करंट को इंड्यूस करती है, ठीक है, यही आपने ऊपर पढ़ा है, करंट को ये इंड्यूस करती है, ठीक है, करंट को इंड्यूस करती है। तो अब हम करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ईएमएफ को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब वो क्या क्या चीजें हैं जिनके बढ़ने से या जिनके कम होने से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है कम होगी या बढ़ेगी। आई बात समझ में, ठीक है, हमें वो फैक्टर्स बताने हैं जिनके कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ती है या कम होती है। एक्चुअली में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसका जो फॉर्मूला होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट इज इक्वल टू, असल में आप देखो कि ईएमएफ कब इंड्यूस हुई थी, ये सोच के देखो, इंड्यूस तब हुई थी जब वहां पे चेंज आया था। अब ये सोचो कि चेंज किस में आया था, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया था, क्लियर है। चेंज किसके रिस्पेक्टिव होता है, टाइम के रिस्पेक्टिव, चेंज आया था मैग्नेटिक फील्ड में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब भी कोई चीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है उसे हम बोल देते हैं विद रिस्पेक्ट टू, अगर टाइम चेंज हुई है तो उसे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्ड बोल देते हैं, क्लियर है, उसे बोल दिया जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ,
समझ लगी है बात क्या बोल रही हूँ मैं? जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो आपने पीछे एक्सपेरिमेंट करा, वहां से आपने देखा कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तब ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो जो भी टर्म विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है उसे रेट ऑफ चेंज बोल दिया जाता है। आपको एक बात और बताई गई थी कि अगर कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दी जाए, ठीक है, अगर इस चीज को n के साथ मल्टीप्लाई कर दें, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, इसको चाहे ये जो ऊपर मैंने लिखा है इसको, ये वन एंड सेम थिंग दोनों, यहाँ पे मैंने लिख दिया था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे मैंने लिख दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये वन एंड सेम थिंग, ठीक है। अगर हम उसको n के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कहने का मतलब ये कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। एक फैक्टर है आपका नंबर ऑफ टर्न्स, कि आपकी टर्न्स कितनी है कॉइल की, दूसरा कि जो फ्लक्स है उसके चेंज होने की क्या स्पीड है, स्पीड इन द सेंस उसका क्या रेट है, क्लियर है। एक डिपेंड करगी नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, एक करगी चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर। अब इस चीज को मैं कैसे लिख सकती हूँ वो ध्यान से देखना आप। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये देखो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ ईच टर्न, है ना, ईच टर्न की आएगी ना, क्लियर है, ठीक है। ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एक टर्न की है। डिवाइड में क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कहने का मतलब टाइम इन विच द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, समझ लगी बात। ये जो ऊपर वाली चीज है ये बताया हुआ है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है, ये जो नीचे वाली है इसमें बताया गया है कि जो टाइम है वो चेंज हो रहा है, कि जिस टाइम के हिसाब से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुई है, ठीक है। मल्टीप्लाई किसके साथ कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स के साथ, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्न्स के साथ। होप कि आपको बात क्लियर है कि ये फॉर्मूला कैसे बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इंड्यूस्ड ईएमएफ का, ठीक है। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे, इसे मैथमेटिकली मैं अभी आपको लिख के दे देती हूँ, इसको बड़ी क्लास में ऐसे लिखा जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ठीक है, मल्टीप्लाई एन, ये चीज होती है, ठीक है। साथ में यहाँ पे माइनस का साइन भी होता है, क्लियर है, वो चीजें आप बाद में सीखोगे बड़ी क्लास में जाके। ये जो डी फाई बाई डी टी है इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्लियर है, ये तो नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। इसकी बात हम जब जरूरत पड़ेगी तब करेंगे, क्लियर है। तो होप आपको ये फॉर्मूला क्लियर है। Thus for a given coil and magnet it depends on the following two factors, तो फिर ये दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। एक किसके ऊपर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो यहाँ पे कहीं भी रेट ऑफ चेंज ऑफ इस फॉर्मूले में नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा होगा, है ना, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ लिखा, लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ लिखने की बजाय, लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ लिखने की बजाय ये लिख दिया जिसको मैंने अभी सिलेक्ट करा है ना, ये चीज, मतलब ऊपर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, नीचे चेंज इन टाइम, ठीक है, नीचे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्लियर है। उसी चीज को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ। इन चीजों को ध्यान में रखो, क्लियर है, यही आपका की पॉइंट है इसमें, इसको हाईलाइट कर लो अपनी रफ नोटबुक पे, आप जहाँ पे नोट्स बना रहे हो वहां पे इन चीजों को नोट करो, इनके अलावा ये चीजें समझ लगने वाली नहीं है, क्लियर है। तो क्या हुआ, किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एक चीज तो ये कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद ईच टर्न, ठीक है, ये हर एक टर्न का है, साथ में मल्टीप्लाई किसके साथ कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स के साथ, क्लियर है। दूसरी बात, नेक्स्ट काम है आपका, आपको फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये जो ईएमएफ इंड्यूस होती है ना, ठीक है, इसके जो हम इसकी डायरेक्शन भी होती है कोई, क्लियर है, कि इसकी डायरेक्शन किधर को इंड्यूस हुई है। कई बार जैसे आपने पीछे एक्सपेरिमेंट्स में देखा कि कई बार करंट जो है वो ऊपर की तरफ था, कई बारी करंट जो है वो नीचे की तरफ था। इट मीन्स ये जो करंट इंड्यूस हुआ है इसकी डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन है, कहने का मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस होती है उसकी डायरेक्शन, क्लियर है। डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए आप जो है दो रूल्स आप ऑब्जर्व करोगे, दो रूल्स को स्टडी करोगे डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। एक रूल है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड द अदर इज लेंस लॉ।
तो फर्स्ट हम पहले रूल करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इसके लिए आपको अपना राइट हैंड लेना है। सारे बच्चे अपना राइट हैंड उठाओ। ठीक है, अपने राइट हैंड के थंब को, सेंट्रल फिंगर को एंड फोर फिंगर को अच्छे से स्ट्रेच करो। इस तरह से स्ट्रेच करो, ये जो तीनों मैंने फिंगर्स बोली हैं, थंब, सेंट्रल फिंगर, फोर फिंगर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्लियर है, एक दूसरे के ऊपर। जस्ट देखो, ये मेरा राइट हैंड है, तो राइट हैंड ये आपको इस वे से आपको स्ट्रेच करना है। ये फिंगर जो है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। क्लियर है, और ये फिर मेरे थंब के ऊपर परपेंडिकुलर है। आपको क्या करना है, आपको लिखना है, थंब के ऊपर लिखना है, आप लिख लो फादर, ठीक है, यहाँ पे लिख लो मदर, यहाँ पे लिख लो चाइल्ड। क्लियर है, तीनों को ध्यान से देखो, तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। जो मेरी सेंट्रल फिंगर है वो इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर है और इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर है। ये जो मेरी ये वाली फिंगर है वो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है। जो मेरा थंब है वो इसके ऊपर सबके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे जो थंब है यहाँ पे आपको फादर लिखना है, यहाँ पे आपको मदर लिखना है, यहाँ पे आपको चाइल्ड लिखना है। क्लियर है, तो एफ का मतलब है फादर, यहाँ पे आप फोर्स, एफ का मतलब फादर, मतलब यहाँ पे ये जो थंब है ये आपका फोर्स रिप्रेजेंट करता है। ये जो फिंगर है यहाँ पे आपने मदर लिखा, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी, और ये जो फिंगर है आपकी ये करंट को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर है, तो होगा क्या, आपने जो बी पार्ट करा है उसमें बेसिकली क्या था, वहां पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल करा था आपने। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या था बेसिकली, कि आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। वो दो चीजें कौन सी है, एक आपके पास करंट होना बहुत जरूरी है, करंट मतलब उसकी डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता होनी बहुत जरूरी है। तो इन दो की हेल्प से आप क्या फाइंड कर सकते हो, आप फोर्स फाइंड कर सकते हो कि फोर्स किस डायरेक्शन को लगनी है। ये आप करोगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के साथ। क्लियर है, ये चीज आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के साथ करोगे। क्लियर है, तो अब जो हम कर रहे हैं, क्लियर है, इस पार्ट में जो हम कर रहे हैं वो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। उसके उसमें क्या होता है, आपको फिर से दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए। वो दो चीजें हैं, एक आपको पता होना चाहिए कि आपकी फोर्स किधर को लग रही है। आपने अभी जितने भी फैराडे के एक्सपेरिमेंट करे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद जो मैंने मैग्नेट्स को आगे मूव कराया, पीछे मूव कराया, वो क्या था बेसिकली, वो फोर्स ही थी। क्लियर है, यानी कि आपको एक फोर्स की डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि फोर्स किधर को है। दूसरा, आपको मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए। क्लियर है, इन दोनों की हेल्प से आप क्या फाइंड करोगे, आप करंट की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो। करंट कह लो या ईएमएफ कह लो, कि वो जो इंड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन क्या है। और इस चीज को आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की हेल्प से करोगे। जैसे मैंने अभी आपको राइट हैंड लेके बता दिया कि एक थंब के ऊपर आप फोर्स रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, जो आपकी सेंट्रल फोर फिंगर है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो सेंट्रल फिंगर है वहां पे करंट होगा। मतलब जो दो फिंगर्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो थर्ड वाली फिंगर रहेगी उसकी तरफ आप करंट जो है वो फाइंड करोगे। आई बात समझ में, करंट लिख दो चाहे इंड्यूस्ड करंट लिख दो, है ना, इंड्यूस्ड करंट लिख दो, लेकिन यहाँ पे करंट इंड्यूस नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे वहां पे प्रोड्यूस होता था। क्लियर है, यहाँ पे हमारे पास इंडक्शन हुई है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और आप इसको पढ़ लो, फ्लेमिंग्स द राइट हैंड रूल को। क्लियर है, तो नेक्स्ट है आपका इफ द फोर फिंगर इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फोर फिंगर मतलब ये वाली फिंगर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैंने मदर लिखवाया ना, ठीक है, यहाँ पे लिख ही देते हैं हम। यहाँ पे आप फादर लिख लो, ठीक है, यहाँ पे मदर लिख लो, यहाँ पे चाइल्ड लिख लो। एफ मतलब फोर्स, ठीक है, एफ मतलब फादर मतलब फोर्स, फोर्स मतलब मोशन किसकी तरफ है, कंडक्टर का। ठीक है, कंडक्टर का मोशन किसकी तरफ हो रहा है, ठीक है, कंडक्टर किस तरफ मूव कर रहा है। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड किधर को मूव कर रहा है, उन दोनों के परपेंडिकुलर मूव होगा। इंड्यूस्ड करंट उसके परपेंडिकुलर मूव करेगा। ठीक है, दो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए दूसरा जो रूल है वो स्टडी किया जाता है लेंस लॉ।
उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, तो इस चीज को स्टडी करने के लिए लेंस लॉ बेसिकली है क्या, ये कहता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट, हमें क्या फाइंड करना था, हमें जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। कहता इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन इस तरफ है, किस तरफ है, सच दैट इट कौन, ईएमएफ, ठीक है, अपोजेस, ये अपोज करती है, अपोज करती है, किसको अपोज करती है, द कॉज, कारण को अपोज करती है, विच प्रोड्यूसेस इट, ठीक है, जो इसको प्रोड्यूस करती है, कहने का मतलब जिस कारण ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, ईएमएफ किस कारण प्रोड्यूस हुई है, रीजन देखो किस कारण प्रोड्यूस हुई थी, यहाँ पे लिखते हैं हम ईएमएफ के प्रोड्यूस होने के कारण क्या थे। अगर पहले फ्लक्स आपकी 4 थी, फिर 5 हो गई, फिर 6 हो गई, फिर 7 9 हो गई, फिर 12 हो गई, है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रही है, कारण क्या है, ईएमएफ के इंड्यूस होने का मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रही है, ठीक है। तो कहता ये जो ईएमएफ की डायरेक्शन इस तरह, ठीक है, इस वे से होगी, ठीक है, उस तरफ होगी कि मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा अकॉर्डिंग टू लेंज रूल। यही बोला है कि जिसके कारण ईएमएफ बनी है, ईएमएफ किसके कारण बनी है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने से, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करने की कोशिश करता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखना, क्लियर है, मतलब कि ईएमएफ जो है इसकी जो डायरेक्शन है, ठीक है, इज डायरेक्शन, ईएमएफ की जो डायरेक्शन है, ठीक है, इज सच दैट इट ऑन ईएमएफ, ठीक है, अपोजेस नहीं लिखूंगी अब मैं, यहाँ पे डिक्रीजेस लिख देती हूँ, है ना, डिक्रीजेस, पहले इंक्रीज हुई थी, किसको डिक्रीज करती है, मैग्नेटिक फ्लक्स को। ये मैं आपको पीछे एग्जाम्पल में ये चीज समझाती हूँ, पहले आप इसको की पॉइंट को, इस चीज को लिख लो, इसके बिना कुछ भी समझ नहीं लगेगा, ठीक है। एक और रीजन है ईएमएफ के बनने का, वो दूसरा रीजन क्या है, बोलो, सोचो जरा, जो दूसरा रीजन है ईएमएफ के बढ़ने का वो है फ्लक्स का कम होना। सपोज करो फ्लक्स 12 पे पहुंच गई थी, फिर 5 पे आई, फिर 3 पे आई, फिर 1 पे आई, फ्लक्स कम हो रही है, इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ईएमएफ की डायरेक्शन इस तरह से होगी, कैसे होगी ईएमएफ की डायरेक्शन, कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। इस चीज को आप अपनी नोटबुक पे, नोट्स पे मार्क कर लो, ये 2 की पॉइंट्स हैं, इसी चीज को मैं अभी यूज करूंगी आपको आगे समझाने के लिए, ठीक है। तो कैसे ये लेंस रूल पीछे आपके अप्लाई हुआ था, मैंने तब आपको बताया था कि मैं आपको बाद में बताऊंगी, जस्ट चेक। तो आप जरा इसमें देखो, इसमें क्या था, पहली डायग्राम में, ए डायग्राम में मेरी कॉइल इतनी दूर पड़ी है, मेरी मैग्नेट जो है वो कॉइल से इतनी दूर पड़ी है, रेस्ट में है। बाद में ये जो एरो का साइन शो कर रहे हैं कि धीरे धीरे ये मैग्नेट पास आ रही है, ठीक है। तो इस केस में, बी केस में, मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड यानी कि फ्लक्स जो है, फील्ड इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स जो, मैं सेकंड केस में कह रही हूँ कि मेरी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हो रही है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो चुकी है, नहीं इंक्रीज हो रही है, अभी भी इंक्रीज हो रही है, तो इट मींस यही कारण है, किसका, कि किसका कारण है, ईएमएफ के इंड्यूस होने का। सोच के देखो, अभी मैंने पीछे आपको ये लिखवाया कि ईएमएफ के इंड्यूस होने का कारण क्या है, ये रीजन है ईएमएफ के इंड्यूस होने का। आई बात समझ में। अब ईएमएफ की डायरेक्शन इस तरह से होगी, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, सच दैट कि ये क्या करेगी, ये अब मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगी। आई बात समझ में।
मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज कैसे करेगी, आप खुद सोचो कि अगर ये जो मैग्नेट है इसको फिर से पीछे की तरफ कोई ना कोई जना धकेल ले, ठीक है। बढ़ किस तरफ रही थी, आगे की तरफ। आगे की तरफ बढ़ने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स का इंक्रीज होना। कोई जना इसको ऐसा इफेक्ट देगा कि इसका मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो। ऐसा कौन करता है, ऐसा जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो करता है। वो कहता है कि चल मैग्नेटिक फ्लक्स तू कम हो जा। मैग्नेटिक फ्लक्स अब कम कैसे होगी वो सोचो ध्यान से, यहाँ पे दिमाग लगाना। जो आपके पास मैग्नेट थी उसका जो नॉर्थ पोल था वो इस तरफ था, वो हमारी कॉइल की तरफ उसका फेस था, ठीक है। कॉइल की तरफ जो है वो नॉर्थ पोल था। मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करना चाहता है कोई जना, ठीक है। इस कॉइल की मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करना चाहता है, मतलब कोई जना चाहता है, कोई जना कौन, ईएमएफ चाहता है कि ये मेरे से दूर हो जाए। ईएमएफ चाहता है कि ये कॉइल इससे दूर हो जाए। अगर दूर तब भी होगा, सोच के देखो, सोच के देखो, सोच के देखो। यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ठीक है। ये मैग्नेट दूर धकेली जाएगी, दूर जाके दूर चली जाएगी। सिर्फ तब ही दूर जाएगी अगर इसको इस तरफ नॉर्थ का इफेक्ट सीन हो जाए। आई बात समझ में, इस तरफ भी नॉर्थ, इस तरफ भी नॉर्थ। अगर उसको नॉर्थ नॉर्थ सामने मिल गया तो ऑब्वियस है ये बात, ये काम असल में किया किसने, ये ईएमएफ ने किया। क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो ईएमएफ है, जो इंड्यूस हुई है ईएमएफ, हम कह रहे हैं वो इस तरह से इंड्यूस हो कि जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स बड़ा है वो उसको कम करे। मैग्नेट जिसके कारण ईएमएफ बड़ा है, ठीक है, जिसके कारण ईएमएफ बड़ा है उसको अपोज कर दे। ईएमएफ किसके कारण बढ़ा, ईएमएफ किसके कारण इंड्यूस हुआ, ईएमएफ किसके कारण इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने से। मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने से तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगा, मतलब इसको दूर करने की कोशिश करेगा, मतलब दूर जाने से इसमें से निकलने वाली लाइंस इसमें से कम क्रॉस होंगी। वो तब भी पॉसिबल है अगर इस एंड पे नॉर्थ पोल डेवलप हो। अगर नॉर्थ पोल डेवलप हो तो आपको पीछे क्या बताया गया, आपने पिछली एक्सरसाइज में सीखा होगा कि अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप हो तो वहां पे आपका एंटी क्लॉकवाइज करंट जाना चाहिए। तो सोच के देखो, यहाँ पे करंट एंटी क्लॉकवाइज ही है, पीछे से घूम के आ रहा है। देखो जरा, पीछे से घूम के आया फिर ऊपर ऊपर है। इसको देखो, जो भी बंदा इस तरफ है वो देखो करंट किस तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से डिटरमाइन हो गया कि ईएमएफ की डायरेक्शन कौन सी है, कहने का मतलब करंट की डायरेक्शन कौन सी है, ठीक है। इसको बहुत डिटेल में, बहुत इजी वे से आपको एक्सप्लेन कर दिया गया। आप बहुत अच्छे से बार बार इसको सुनो, ये चीजें आपको पक्की हो जाएंगी। एक मैं आपको और एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। ये जो आपके पास आपकी मैग्नेट है ये दूर जाने की कोशिश कर रही है, दूर जाने की कोशिश कर रही है, जाने का कहने का मतलब कि यहाँ पे जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कम हो रही है। मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस होने का कारण है, मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस होने का कारण है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का डिक्रीज होना है। लेकिन ईएमएफ की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करेगा। कहने का मतलब कि इसको कहेगा नहीं तू मेरी तरफ आ, अगर मेरी तरफ आ तो इस एंड पे नॉर्थ पोल है तो इस पे कौन सा डेवलप होगा, साउथ। साउथ के लिए कौन सी डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज। देखें इसमें क्लॉकवाइज है, करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है, देखो जो भी बंदा इधर होगा उसको ये करंट कैसा लग रहा है, क्लियर है, क्लॉकवाइज लग रहा है। ध्यान से देखो, एरो देखो करंट के इस तरफ, खुद सोचो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज लग रहा है, क्लियर है। एक एग्जांपल और लेनी है तो वो ध्यान से देखो। यहाँ पे मैंने अब क्या कर दिया, यहाँ पे मैग्नेट का साउथ पोल कर दिया। ये पहले नहीं समझ लगना था, अगर आपने लेंस रूल कर लिया है तभी आपको ये चीज समझ लगेगी, पहले ये नहीं लगना था। जब मैंने पहले इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी मैंने तब आपको कहा था कि इस चीज को होल्ड करो, बाद में बताया जाएगा।
अब देखो यहाँ पे साउथ पोल है, ये इसके पास आ रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हो रही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इस इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मैग्नेट ईएमएफ इंड्यूस इस तरह से होगी कि उसकी जो डायरेक्शन है ईएमएफ की वो अपोजिट होगी। किसके अपोजिट होगी वो सोच के देखो, किसके अपोजिट होगी, वो कम करने की कोशिश करेगी मैग्नेटिक फ्लक्स को, यानी कि इसको दूर करने की कोशिश करेगी। दूर तभी हो सकता है अगर यहाँ पे सेम पोल डेवलप्स हों, वही एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर करेंगे। साउथ पोल है, साउथ पोल के लिए करंट कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज। देखो देखो भाई, क्लॉकवाइज गया, यस क्लॉकवाइज गया। आई बात समझ में, कैसे गया, क्लॉकवाइज गया। तो ऐसे जो मैंने आपको जो अभी सारा समझाया, ये मैंने आपको लेंस रूल जो है वो एक्सप्लेन किया है। होप के आपको क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है। तो यही इन्होंने जो पीछे आपकी फिगर्स हैं उनको एक्सप्लेन कर दिया है, मैंने भी कर दिया है, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे किया है, आप इसको रीड कर सकते हो। ठीक है, मेरे अब ज़रूरत नहीं है मेरे रीड करने की, क्योंकि मैंने पीछे आपको डायग्राम्स ही एक्सप्लेन कर दी है। दूसरी ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो लेंस लॉ है ये कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी को होल्ड करता है। ठीक है, तो उससे सेटिस्फाइड करता है। वो क्यों, देखो जब भी आपकी कॉइल जो थी, जब भी आपकी कॉइल मूव करी, चाहे आपकी मैग्नेट आगे पीछे मूव करी, तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मैकेनिकल वर्क हो रहा है ना। तो वो मैकेनिकल वर्क किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रही थी ना, यानी कि करंट बन रहा था ना, करंट बन रहा था मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी, मतलब मैकेनिकल वर्क जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। तो वो ये लॉ कौन सा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट शोज दैट द मैकेनिकल एनर्जी स्पेंट इन डूइंग वर्क अगेंस्ट अपोजिंग फोर्स। ठीक है, जो भी काम हो रहा था, ठीक है, इट शोज दैट मैकेनिकल एनर्जी स्पेंट इन डूइंग वर्क, काम हो रहा था against opposing force experienced by moving magnet is transformed into, किसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यू टू विच करंट फ्लोज इन सोलेनॉइड। क्लियर है, ठीक है बच्चे, ध्यान से मेरे इतने काम को रिस्पॉन्स देना, इसको ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट वीडियो में हम एसी जनरेटर करेंगे। ठीक है, तो वेल स्टूडेंट्स, तो ये पार्ट हम यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम एसी जनरेटर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बहुत अच्छे से नोट्स बनाओ। तो आपको मेरी एक्सप्लेनेशन, मेरा वे कैसे लगा है वो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। एंड जो भी नए स्टूडेंट्स हैं मेरे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब करो। कीप वॉचिंग, थैंक यू।